हाँ जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होगे। तो अभी तक अपन क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर के रिगार्डिंग शायद बात कर ली थी। मोलैरिटी तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आइए आज अपन अगली कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरी जो अगली जो कंसंट्रेशन टर्म होने वाली है वो क्या होने वाली है आपके पास? मोलैरिटी। मोलैरिटी को मैं बोलता हूँ क्या? मोलल। मोलैरिटी को मैं क्या बोलता हूँ? मोलल। और अपन इस मोलल को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं हम? उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्या होती है मोलैरिटी मेरी? मोलैरिटी कहती है नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in mass of solvent in 1 kg इन 1 kg। अभी तक जो कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी थी, मोलैलिटी पढ़ी थी, तो मोलैलिटी क्या बोल रही थी मेरे को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन मोलैलिटी मेरे को क्या बोल रही है कि मास ऑफ द सॉल्वेंट इन 1 kg। मतलब आप देख पा रहे हो डिफरेंस। अभी तक हम सिर्फ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? मास के टर्म्स में बात कर रहे हैं। सेकंड चीज और देखिए, मैं बात कर रहा था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? आपके पास मास ऑफ द सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। क्या आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन समझ में आई या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करता हूं, अगर अपन बात करते हैं, तो मुझे एक चीज बताना, मोल्स की यूनिट क्या होगी आपके पास? क्या मोल ही होगी? बहुत बढ़िया। मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, मतलब मोल्स बाय में केजी इक्वल टू मेरा क्या आ गया? मोल केजी इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स। क्या आपको मोलैलिटी का पहला ही फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे देखिए। सपोज दैट इफ मास ऑफ द सॉल्यूट इज गिवन, अगर आपके पास सॉल्यूट का क्या गिवन है? मास गिवन है, तो उस टर्म्स में मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास क्या? उस टर्म में मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये मेरे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया। ये मेरे पास सेकंड फॉर्मूला है, ये मेरे पास मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए मास ऑफ द सॉल्वेंट इज गिवन इन ग्राम। अगर मास ऑफ द सॉल्वेंट आपके पास गिवन है, किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर गिवन है, तो मेरे को किलोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को उसको 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ही क्या हो चुका है आपका? मोलैलिटी का फॉर्मूला ही क्या हो चुका है? बताना एक बार। मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड में मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू में 1000। क्या मेरे पास मोलैलिटी के 3 फॉर्मूले आ चुके हैं? आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्या कहता है? कैलकुलेट दी molality of the solution if 49 gram of
49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन कितने 440 ग्राम्स 440 ग्राम्स। चलिए शाबाश, एक बार बना के देखिए। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 440 ग्राम्स। शाबाश। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद एक बार दिमाग में इतना सा थॉट लगाइए कि अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो मुझे एक चीज बताना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3। एक बार फॉर्मूला 1 देख लेते हैं। डायरेक्ट क्या पूछ रखा उसने? नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड की अगर बात करते हैं तो किसकी टर्म्स में बात कर रहा है? वो मास की टर्म्स में बात कर रहा है। बट अब की बात जो सॉल्वेंट का जो मास है वो किसके फॉर्मेट में प्रेजेंट है? किलोग्राम्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला एक बार चेकआउट करना। मास ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके पास ग्राम्स में प्रेजेंट है। ये मेरा क्या है? क्या सॉल्वेंट है? ये मेरा कौन है? क्या ये मेरा सॉल्यूट है? अगर ये मेरा सॉल्यूट है तो मुझे बताना मोलैलिटी का फॉर्मूला ही क्या हो गया आपका? गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू में मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। कोई भी क्वेश्चन कीजिए आप, चाहे मैं फिजिक्स में क्वेश्चन बनाइए, चाहे केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनाइए, कहीं पे भी क्वेश्चन बनाइए, सबसे पहले उसका क्या लिखना है? अपने को फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू आपके पास गिवन होंगी उसको डायरेक्ट क्या कर देंगे? पुटअप्स कर देंगे। तो देखिए, डब्ल्यू ऑफ द सॉल्वेंट कितना है अपने पास? क्या 49 ग्राम है? बहुत बढ़िया। अगर मैं मोलिकुलर वेट की बात करता हूँ तो इसका कितना होगा? 98। कितना में प्रेजेंट है? 440 में प्रेजेंट है। इनटू में 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाई में 2, मतलब ये कितना हो चुका है आपका? 100 बाई में 88। इसको फर्दर अपन क्या कर लेंगे? सोल्व आउट कर लेंगे। क्या मोलैलिटी मेरे को समझ में आई या नहीं आई? बोलिए भाई लोग, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट डालता हूँ। ट्विस्ट क्या है? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। Calculate the molality of the solution if 44 gram of HCl 44 gram of HCl is present in 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो डेंसिटी जो गिवन है आपके पास, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी गिवन आपके पास? कितनी है? 1 ग्राम पर ml। बनाना एक बार जरा इस क्वेश्चन को एक बार अप्रोच करें। शाबाश। उसने आपसे क्या पूछी है? मोलैलिटी पूछी है, लेकिन अब की बार उसने क्या दे दिया है अपन को? वॉल्यूम दे दिया है। और मेरे को पता है मोलैलिटी के अंदर अपन वॉल्यूम को यूज़ नहीं करते, तो लेकिन उसने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को क्या दे दिया है? डेंसिटी दे दी है। अब मेरे को पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपके पास? मास बाई में वॉल्यूम। डेंसिटी आपके पास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, क्या ये मास निकल जाएगा? तो लिखना 1 = m अपॉन में कितना है? 200, मतलब मास कितना निकल के आया आपके पास? मास की वैल्यू कितनी निकल के पास आई है? 200 ग्राम निकल के आई है। हाँ या ना? क्लियर? अब मुझे एक चीज़ बताना, ये जो मास जो निकल के आया है ये सॉल्यूट का मास है या सॉल्वेंट का मास है? ये जो मास है अपने पास, ये सॉल्यूट का मास है या सॉल्वेंट का मास है? ऑब्वियसली ये मेरा सॉल्यूशन का मास है। अब मैं कैलकुलेट करूँगा किसका? सॉल्वेंट का मास, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो सॉल्यूशन है किससे मिलके बना हुआ होता है? सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन का मास कितना आ चुका है आपके पास? 200। सॉल्वेंट का मुझे कैलकुलेट करना है, सॉल्वेंट का मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है।
और सॉल्यूट कितना गिवन है आपके पास 44 प्लस में x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 200 माइनस में 44, पता नहीं एक बार कैलकुलेट करना, शाबाश। ये हो जाएगा आपके पास कितना 651 ग्राम जो होगा आपके पास किसका मास है, सॉल्वेंट का मास। किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मेरी जो मोलैलिटी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 44 अपॉन में इसका मोलर मास आपके पास कितना आएगा 36 इंटू में कितना है 156 ग्राम है, मतलब कितना हो गया आपके पास 1000। क्या आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो, हाँ या ना, बोलिए। क्लियर भाई, मैंने दोनों आपको मेथड्स बता दिए हैं कैसे कैसे ये निकलेंगे। अगली जो कंसंट्रेशन टर्म्स है अपने पास है वो है क्या, नॉर्मलिटी। अब अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है मेरे पास कौन है, नॉर्मलिटी। देखिए नॉर्मलिटी का जो यूज़ है एक्चुअली में आपका एक चैप्टर आएगा, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब अपन पढ़ रहे होंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में जब बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मलिटी का डिस्कशन होगा, लेकिन वो भी इतना ब्रॉड लेवल पे वो आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर अपन कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मलिटी अक्सर पूछी जाती है। तो नॉर्मलिटी क्या कहती है, नॉर्मलिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, कैपिटल N से, और इसको अपन बोलते हैं क्या, नॉर्मल। इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ही क्या हो गया, नॉर्मलिटी क्या कहती है आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए अभी तक दो कंसंट्रेशन टर्म्स जो अपन ने पढ़ी हैं, दो कंसंट्रेशन अपन ने जो पढ़ी हैं उसके अंदर इसने तो भैया ने बात की थी किसकी, N बाई में V की, और इसने क्या बात की थी, गिवन वेट बाई में गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ये तो है आपके पास पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है, अगर उसने आपको क्या दिए हो, मतलब ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपके पास क्या गिवन हो, मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन हो। अगर मान लीजिए अब की बार उसने क्या गिवन है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट गिवन है, आपके पास मोल्स ऑफ द क्या गिवन है, सॉल्यूट गिवन है, तो ग्राम जो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, मोल्स इंटू में वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इंटू में वैलेंसी फैक्टर। अब ये इक्विवेलेंट वेट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड में वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड में वैलेंसी फैक्टर। अब ये जो वैलेंसी जो फैक्टर है इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए वैलेंसी फैक्टर को अपन कैलकुलेट करते हैं ऐसे, एक अपने पास क्या होता है, एसिड होता है, एक क्या होता है अपने पास, बेस के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, और तीसरा जो कैलकुलेट करेंगे किसके टर्म्स में, सॉल्ट के टर्म्स में। एसिड अपने को पता है, एसिड जिसको बोलते जो क्या डोनेट करता होगा, H पॉजिटिव, ये क्या डोनेट करता होगा, OH नेगेटिव। तो एसिड के केस में चेकआउट करना है कि हाउ मैनी रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट, कि कितने
H पॉजिटिव आयंस आपके पास प्रेजेंट रहेंगे, वही इक्वल टू हो जाएगी उसकी किसकी, वैलेंसी फैक्टर की। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ तो मुझे एक चीज़ बताना, HCl है, HCl कितने H पॉजिटिव दे सकता है, क्या एक ही H पॉजिटिव दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब वैलेंसी फैक्टर आपका कितना हो जाएगा 1। H2SO4 है, कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, क्या 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, अगर ये 2 H पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकता है तो वैलेंसी फैक्टर भी आपके पास कितना हो जाएगा 2। क्या आपके पास इतनी सी बात समझ में आई या नहीं, बोलिए हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अगर बेस की बात करेगा तो बेस की किसकी बात कर रहा है, OH की, मतलब NaOH की बात मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बताना कितने हाइड्रोक्साइड को आप रिप्लेस कर सकते हो, क्या एक हाइड्रोक्साइड को, मतलब वैलेंसी फैक्टर बेस का कितना हो गया 1। CaOH का होल ट्वाइस कितने रिप्लेस कर सकते हो, 2 रिप्लेस कर सकते हो, मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। बात समझ में आई है नहीं। अगर मैं सॉल्ट की बात करूंगा तो मेरे को चेक करना होगा क्या, आइदर कैटायन का चार्ज या एनायन का चार्ज, मतलब अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो मुझे पता है Na के ऊपर पॉजिटिव 1 होता है, इसके ऊपर -1 होता है, तो कोई भी एक चार्ज ले सकते हो और वो एक चार्ज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए आपका, मतलब बैलेंस फैक्टर कितना निकल के आया 1 निकल के आया। क्या आपको नॉर्मलिटी की थोड़ी सी बातें समझ में आई या नहीं, बोलिए हाँ या ना। मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, चलिए और इंटरेस्ट से क्रिएट करते हैं इसकी, इसी के अंदर देखिए अगली जो मेरे पास कंसंट्रेशन टर्म है, क्या है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, x से। ये मेरे को किसके बारे में बताता है, ये मेरे को बताता है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, रेशियो ऑफ moles of solute and solvent in the solution, in the solution। उसके बारे में मोल फ्रैक्शन मेरे को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो सॉल्यूशन है, मेरा जो सॉल्यूशन है किससे मिलके बना हुआ है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है। अगर मैं बात करता हूं कि n मोल ऑफ द सॉल्यूशन, तो n मोल ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होगा आपका, n मोल ऑफ द सोल्यूट प्लस में n मोल ऑफ द सॉल्वेंट। मान लीजिए मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं, सोल्यूट के कैलकुलेट करने, किसके कैलकुलेट करने हैं, सोल्यूट को कैलकुलेट करने हैं, तो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड में नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट। क्या इतनी सी बात समझ में आई। अब मुझे एक चीज़ बताना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n मोल ऑफ द सॉल्यूट प्लस में n मोल ऑफ द सॉल्वेंट, क्या मेरा n मोल ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होगा। तो एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ, n मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड में n मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मुझे सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा क्या, n मोल ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कहने का तात्पर्य ये है जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालने हैं उसको ऊपर लिख लेना, एंड टोटल मोल से क्या कर देना, आप डिवाइड कर देना। बोलो बात समझ में आई है हाँ नहीं। तो n मोल ऑफ द सॉल्वेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि n ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आपने पास 2 फॉर्मूले निकल के आ गए हैं या नहीं, क्या मैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ हाँ या ना, बोलिए भाई लोग। क्लियर, आगे चलें देख। तो सपोज दैट मैं इसको क्या मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ XA और इसको मैंने क्या मान लिया XB, इसको मैंने क्या मान लिया XB और इसको मैंने मान लिया XA। तो अपने को पता है कि XA प्लस में XB इज इक्वल टू होता है ऑलवेज 1, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, ऑलवेज आपके पास कितने के बराबर निकल के आएगा, 1 के बराबर निकल के आएगा। सपोज दैट अगर आपके पास इसके मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट कर चुके हो तो इसके अगर आपको निकालने हैं तो XB सिंपल सा हो जाएगा क्या, 1 माइनस में XA। अगर आपको XA के निकालने हैं तो सिंपल सा हो जाएगा आपके पास क्या, XB हो जाएगा। क्लियर, क्या मोल फ्रैक्शन की स्टोरी आपको समझ में आई या नहीं, बोलिए भाई। क्लियर है, आगे चलें। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच मतलब एक सभी के आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। इफ 72
ग्राम ऑफ HCl is 72 gram of HCl is dissolved in 72 gram of HCl is dissolved in 196 ग्राम ऑफ H2SO4। आपको ईच के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 72 ग्राम ऑफ HCl इज डिजोल्व इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4। क्लियर। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज द सॉल्वेंट। देखिए इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी में देखना किसकी अमाउंट ज़्यादा है, इसकी अमाउंट ज़्यादा है, इसकी अमाउंट क्या आपकी लेस है। मतलब जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहा होगा वो बिहेव करेगा मेरा किसकी तरह, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहा होगा वो बिहेव करेगा क्या, मेरा सॉल्वेंट की तरह। तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि HCl जो होगा वो तो मेरा क्या हो चुका है, सॉल्यूट हो चुका है, एंड मेरा जो H2SO4 है वो मेरा क्या हो चुका है, सॉल्वेंट हो चुका है। हालांकि ये बात ट्रू है, मैंने एसिड को एसिड के अंदर मिक्स कर रहा हूँ, एसिड को एसिड के अंदर क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैंने अभी डिज़ाइन किया है सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। क्लियर। देखिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl डिवाइडेड में नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, लेकिन उसने क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मास दिया हुआ है तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या सबसे पहले हम उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। आइए HCl की मोल, अच्छा मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट गिवन व्हाट माय में मोलिकुलर वेट, तो सिंपल से डाल दीजिए। इसका मास कितना गिवन है 72, मोलर मास कितना होगा 36 डिवाइडेड में 72 अपॉन में 36 प्लस में H2SO4 कितना ग्राम प्रेजेंट है 96, मोलर मास 98, कट कीजिए 2 2 2, मतलब ये कितना आ चुका आपके पास 2 अपॉन में 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 बाई में 2 इज इक्वल टू 0.5। क्लियर। ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करना 196 अपॉन में 98 अपॉन में 196 अपॉन में 98 प्लस में कितना था 72 अपॉन में 36 1 2 1 बाई में 2 1 बाई में 2, मतलब ये भी कितना है आपके पास 2 अपॉन में 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 बाई में 2 इज इक्वल टू 0.5। क्लियर। मैंने दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए। अगर मान लो आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हो XA इज प्लस में XB इज इक्वल टू 1, इसको मैंने क्या मान लिया था, सपोज दैट मैं इसको क्या मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए XA मान लेता हूँ। XA की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 0.5, तो अगर इसकी वैल्यू 0.5 आ चुकी है, इसको मेरे को कैलकुलेट करना है तो x मान लेता हूँ इजिकल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस में 0.5 इजिकल टू कितना आया, x की वैल्यू 0.5। क्या मेरी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही आया ही है। तो एग्ज़ाम के अंदर टाइम को सेव करने के लिए अपन फॉलोइंग ट्रिक्स क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्या आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई या नहीं आई, बताइए। शाबाश। एक तो आप चैनल को लाइक भी नहीं कर रहे, ना ही सब्सक्राइब कर रहे, एटलीस्ट यू हैव टू रिस्पॉन्ड कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है। समझ रहे हो चीज़ों को। आप अगर आप बताओगे कि हाँ सर आपने को समझ में आ रहा है, तो हम मैं और थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग वे में आपको डिलीवर करूँगा। क्लियर। देखिए इसमें आपका ही बेनिफिट हो रहा है, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। जितना आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि लोग बच्चे क्या होते हैं केमिस्ट्री से दूर भागते हैं, मैं सिंप्लीफाई वे में इसको आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंप्लीफाई वे में अगर आप इसको समझ सकते हो, मतलब उतना मैं आपके लिए काम करूँगा। तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी आपको डाउट्स आएँ कृपया करके उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, ताकि पता तो चले कि आपको कहाँ पे
एक्चुअली में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए कोई भी टीचर इतनी भड़क लेके नहीं चलता, समझ रहे हो। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप प्लीज़ जो भी डाउट आए केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन जो करते हैं वो सीबीएसई के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वेट ए सेकंड, तब तक आप एक बार इसको देख दीजिए। देखिए मुझे ना बोर्ड्स के कोई क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहे हैं, तो अपन डायरेक्ट बढ़ जाते हैं किसके ऊपर, कोई नीट या जेई लेवल का क्वेश्चन उठाते हैं अपन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये आपका पूछा गया था 2022 नीट के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है देखना एक बार। इन वन मोल सॉल्यूशन, सॉरी वन मोल नहीं, सॉरी वन मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.05 moles 0.5 moles of solute, there is, ऑप्शन दे रखे हैं क्या, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, बी दे रखा है आपके पास कितना 500 ml ऑफ द सॉल्वेंट, सी जो दे रखा है आपके पास 500 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, और जो डी ऑप्शन दे रखा है आपके पास 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। बताना एक बार, शाबाश, क्या आंसर होगा इसका। शाबाश शाबाश कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ वन मोलर सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करता हूँ वन मोलर सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो ये क्या कहता है, वन मोलर सॉल्यूशन कहता है कि आपका 1 मोल प्रेजेंट है किसके अंदर 1000 ऑफ ml, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, आपके पास मोलैरिटी की बात कर रहा है। और मोलैरिटी का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। अगर 1 मोल प्रेजेंट है आपका 1000 ऑफ ml के अंदर, तो 0.5 मोल किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी सोचने वाला था, आप बताइए, इंटरेस्टिंगली बताइए, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी सोचने वाला था, कुछ नहीं था, सिर्फ अपने को ये ही चीज़ समझनी थी, और इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को आपसे पूछा। तो एक चीज़ बताना, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 मोलर सॉल्यूशन,
अगर मैं बोल रहा हूँ कितना मोलर सॉल्यूशन है मेरा, 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 2 मोल प्रेजेंट रहे होंगे, 2 मोल प्रेजेंट रहेंगे किसके अंदर, 1000 ऑफ ml सॉल्यूशन के अंदर। ये बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है? आइए, अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता है। देखिए मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी क्या, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मैंने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरी मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी, बताने एक बार, शाबाश। जो मेरी कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, वो मेरी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी? ओके चलो कोई नहीं। जो मेरी मोलैरिटी है एक्चुअली में कैसी क्वांटिटी है आपकी, टेम्परेचर एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है आपकी, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मतलब ये जो कंसंट्रेशन टर्म है आपकी वेरी करेगी किसके साथ, विद टेम्परेचर, वेरी करेगी किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि मेरे को पता है मोलैरिटी के अंदर अपन ने किसका यूज़ किया था, वॉल्यूम का यूज़ किया था। और मेरे को पता है सपोज दैट, मान लीजिए आप कहाँ गए, पेट्रोल पंप के ऊपर गए और आप बोले कि भैया इसके अंदर 1 लीटर क्या डाल दो, पेट्रोल डाल दो। 1 लीटर क्या डाल दो आप, पेट्रोल डाल दो। जब तक आप घर पहुंचोगे आपके पास 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसकी कुछ क्वांटिटी क्या हो चुकी होगी, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी। मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो चुका था, चेंज हो चुका था। तो मेरी मोलैरिटी कैसी क्वांटिटी हुई आपकी, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ मोलैलिटी की बात करता हूँ, तो ये मेरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। कैसी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्यों हुई, क्योंकि आपने यहाँ पे किसका यूज़ किया था, मास ऑफ द सॉल्वेंट का यूज़ किया था। किसका यूज किया था, मास ऑफ द सॉल्वेंट का यूज किया था। बोलिए बात समझ में आई? और मास कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सपोज दैट आप अभी कहाँ रह रहे हो, इंडिया के अंदर रह रहे हो, इंडिया के अंदर कोई भी XYZ सिटी है आपकी, मान लेते हैं दिल्ली के अंदर रह रहे हो। दिल्ली के अंदर आपकी बॉडी का जो मास प्रेजेंट है या बॉडी का जो वेट प्रेजेंट है 50 किलोग्राम्स प्रेजेंट है। आप घूमने निकल गए लेह लद्दाख के अंदर, वहाँ पे भी आपका बॉडी वेट कितना रहने वाला, 50 ही kg रहने वाला है। मतलब क्या आप देख रहे हो, दिल्ली से आप लेह लद्दाख के अंदर जा रहे हो, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस देख पा रहे हो। क्या आपका बॉडी का वेट चेंज हुआ? नहीं हुआ। कैसी क्वांटिटी हुई, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुई। बोलिए हाँ या ना। अगली जो कंसंट्रेशन टर्म की बात की थी अपन ने, नॉर्मलिटी की बात की थी। तो नॉर्मलिटी मेरी कैसी कंसंट्रेशन टर्म्स होगी, एक टेम्परेचर, शाबाश, टेम्परेचर तो बेटा डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई। क्यों हुई टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे भी आपने किसका यूज किया था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का यूज किया था। किसका यूज किया था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का यूज किया था। अच्छा इंटरेस्टिंग बताना, मोल फ्रैक्शन कैसी क्वांटिटी होगी अपनी, टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? बोलिए शाबाश, नहीं पता, कोई बात नहीं। मोल फ्रैक्शन जो होगी एक्चुअली में एक की ये एक यूनिट लेस तो क्वांटिटी है ही, साथ में ना तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ना ही टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट रहने वाली है। अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो उसका टेम्परेचर के ऊपर कोई रोल नहीं है। क्या आपको ये एक अच्छा सा क्वेश्चन समझ में आया कि मोलैरिटी को अपन प्रीफर करते हैं किसके ऊपर, ना सॉरी, मोलैलिटी को प्रीफर करते हैं ओवर किसके ऊपर, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। क्यों करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये दोनों कैसी क्वांटिटी हैं आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, जैसे आपने टेम्परेचर चेंज किया तो इनकी जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी उसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका चेंजमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चेंजमेंट आ जाएगा। दैट्स वाई अपन प्रीफर करते हैं किसको, मोलैरिटी को प्रीफर करते हैं। आई होप आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैक्सिमम नंबर, अच्छा अगर अब आप क्या करना, आपको मैंने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा दी हैं, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल होता है तो मैं आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन
प्रोवाइड करवा दूँ इन द जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहाँ पे मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जहाँ पे आप क्वेश्चन की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे आपके कंपटीशन लेवल के डाल देंगे उसके अंदर, और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे हम सीबीएसई के डाल देंगे कि थोड़ा सा आपको पैटर्न समझ में आएगा कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछेगी, और जो कंपटीशन आपका जो नीट है, जेई है या आईआईटी जैम है, वो कैसे क्वेश्चन पूछेगी इन कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग। क्लियर। चलिए अब अगली जो क्लास होगी, अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ द सॉल्यूशन आइडियल एंड नॉन आइडियल से, वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी टुवर्ड्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड लास्टली फाइनली अपन वांट ऑफ फैक्टर पे इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर लिखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।